Good morning students. Today we will be starting up with the new chapter, that is international organizations. In this सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनका नेचर क्या होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का नेचर, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे देयर यूज इन यूनिपोलर वर्ल्ड। उनका यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या है। इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूएनओ। यूएनओ के में हम पढ़ेंगे यूएनओ के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, ऑर्गन्स क्या है, किस तरह से यूएनओ किन ऑर्गन्स में डिवाइड होके काम करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे किन प्रिंसिपल्स पे यूएनओ काम करता है, एम्स, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गन्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएनओ। मतलब टाइम के साथ साथ हर ऑर्गेनाइजेशन चेंज की डिमांड करती है, तो अब कि वो क्या क्या तरीके, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो यूएनओ में चेंज होनी चाहिए। अब बेसिकली इसमें दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या चेंज होने चाहिए और कौन कौन से रिफॉर्म हैं जो स्ट्रक्चर में किए गए हैं। अदर देन दिस, इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है यूएनओ के साथ, कब हम मेंबर बने, क्या व्यूज़ हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का कितनी बार हम पार्ट रहे, और परमानेंट मेंबरशिप जिसकी की डिमांड बार बार इंडिया कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, किस लिए ज़रूरी है, और कैसे इंडिया जो है एक स्ट्रॉन्ग अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट कर रहा है टू बी द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और, कुछ टर्म्स एंड कंसेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो हमें ये पता होना चाहिए चार्टर क्या था, यूएन चार्टर क्या था। देखो यूएन चार्टर क्या है, यूएन चार्टर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड नेशन का, जो कि डील करता है, जो कि बताता है हमें उनके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स के। ये सबसे पहले अडॉप्ट किया गया था सैन फ्रांसिस्को में 1945 में, वहाँ से यूएन चार्टर जो है वो आता है। एक और टर्म हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज़ वीटो पावर। वीटो पावर एक्चुअली नेगेटिव पावर है। कैसे? अ स्पेशल वोटिंग पावर है विद नेगेटिव नेचर इंजॉयड बाय द 5 परमानेंट मेंबर्स। जो यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो लोग इस पावर को इंजॉय करते हैं। कोई भी प्रोविजन पास होने के टाइम पर अगर इनमें से कोई एक, इन 5 परमानेंट कंट्रीज में से कोई एक अगर अपनी इस नेगेटिव पावर का इस्तेमाल कर देता है तो वो प्रोविजन वहीं ख़त्म हो जाता है, आगे नहीं हो। ये 5 परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स भी होते हैं। पूरे यूएनओ की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन क्या है, उसका सेक्रेटरी जनरल। कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी है यूएनओ का, हेड है पूरे यूएनओ का सेक्रेटरीट ऑफिस का। और एनुअल रिपोर्ट एंड ऑल जो कि जनरल असेंबली में प्रेजेंट होती है वो सब इन्हीं के अंडर में होती है। इसके अलावा आप बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ोगे जो कि यूएनओ के हैं। जैसे यूनिसेफ है जो कि बेसिकली चिल्ड्रन फंड एंड इसके काम करता है, यूनेस्को है एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड बात करता है कि लेबर्स के लेबर लॉ बनाना, कैसे उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना है, वो ये सब करता है। FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ के अंडर में है।
UNDCP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसके लिए हमारे UNO के लिए काम करते हैं। अदर देन दैट एक फाउंडेशन कैसे हुआ UN का, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। देखो अगस्त 1941 में चले जाओ तो वहाँ हम देखते हैं अटलांटिक चार्टर साइन होता है। US प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट उन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, इन दोनों के बीच में एक चार्टर साइन होता है। वहीं जनवरी 42 में अलाइड 26 अलाइड नेशंस जो हैं, हमने पढ़ा था चार्टर फर्स्ट में एक्सिस और अलाइड नेशंस जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वो वाशिंगटन DC में मिलते हैं टू सपोर्ट अटलांटिक चार्टर। वो सब अटलांटिक चार्टर को सपोर्ट करते हैं और उसके मेंबर बनने की इच्छा जाहिर करते हैं। यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन हो जाता है। दिसंबर 1943 में क्या होता है, तेहरान कॉन्फ्रेंस होती है। तेहरान कॉन्फ्रेंस में 3 सुपर पावर्स US, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन ये UN डिक्लेरेशन कर देती है। फरवरी 1945 में याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये तीनों लीडर्स यूजलेट, चर्चिल और स्टेलिन ये डिसाइड करते हैं टू ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द पर्पस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमारा UNO जो है वो निकल के सामने आता है। और जून 26, 1945 को फाइनली UN चार्टर साइन कर दिया जाता है और डिक्लेरेशन हो जाता है इसका। अब इस तरह से पोलैंड ने थोड़ा देर से किया था, उससे 51 फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो हम इसके मानते हैं। और अक्टूबर 24, 1945 को UN फाउंडेड या सेलिब्रेशन डे या UN डे के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम देखते हैं ये सामने आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा जो UN है वो निकल के आ जाता है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है इनका। अब हम थोड़ा आगे जाएं चैप्टर में, उससे पहले हम कुछ एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें सबसे पहली है IMF। हम देखते हैं शॉक थेरेपी के टाइम पे भी हमारी IMF ने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। IMF क्या है? IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। It is an international organization which commands or subordinates, किस चीज़ को subordinate करता है? All those financial institutions and legislation that act on international level, उन सभी को ये संभालता है, उन सभी के बारे में ये रखता है। IMF के 184 मेंबर्स हैं, लेकिन टॉप 10 कंट्रीज जो हैं वही 50% बजट में कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे फ्रांस है, UK है, कनाडा है, इटली है ना, ये सारी। अब बीइंग द सुपर पावर US जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स IMF में रखता है जो कि 17.5 है। वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को कुछ ना कुछ सोच तो चाहिए था, तो वो उनको ही हेल्प के मद्देनज़र यहाँ पर हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन फंक्शन क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, इन सब चीज़ों के लिए वर्ल्ड बैंक जो है वो लोन देता है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट अप द नॉर्म्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। और इस ग्लोबलाइजेशन के एरा में बहुत ज़रूरी है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए नियम वगैरह नहीं बने हुए होंगे तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी चीज़ पर एक सहमत होना। तो 1995 के बाद ये अपना काम कर रहा है। WTO सक्सेसर है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक का, जिसको कि GATT के नाम से जानते थे, GATT। मेन एम है WTO का रूल सेटअप करना, ग्लोबल लेवल पर इवैल्यूएट करना ट्रेडिंग पॉलिसीज़ को, पुरानी जो है जिनका कोई वेटेज नहीं रहा है उनको ख़त्म करना, और नए जिन चीज़ की इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ चाहिए वो सबको बनाना, है ना। ये हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। WTO में जितने भी
होते हैं वो डिसीजंस लिए जाते हैं बाय मेजर इकोनॉमिक पावर्स, वो ही लेते हैं। जैसे EU है, US है, जापान भी है ने काफ़ी मोबिलाइज किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। ये अपने ये WTO का मैकेनिज़्म अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। अब चूँकि ये बहुत बड़े फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में है तो ऑब्वियसली इनकी बात भी उतनी ही मानी जाएगी। नंबर 4 जो है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको कि IAEA के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये क्या करती है? दिस एजेंसी was established in 1957 with the aim of implementing the proposal of US President on atom for peace। मतलब एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ पीस के लिए किया जाएगा, इस सजेशन पर इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप किया गया था। अब IAEA का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पावर, मिलिट्री पर्पज़ के लिए। लेकिन हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका अब तक हुआ है। एटॉमिक बॉम्ब वगैरह कितने बने हैं जिनको हम कहते हैं नहीं बनना चाहिए था, नहीं बनाने चाहिए, वहीं जहाँ इसका यूज़ नहीं होना चाहिए वहीं सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। दिस एनर्जी इंस्पेक्ट्स, क्या इंस्पेक्ट करती है? न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस। अब हम एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि भाई जब इसका काम है रोकना, मिलिट्री यूज़ के लिए इस्तेमाल ना हो और उसके लिए यूज़ हो रहा है, तो जब इसका काम है ये तो ये अपना काम कर ही करेंगे। लेकिन ये बड़ी सो कॉल्ड डेवलप कंट्री सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है, जो कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर था, तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंस इसका नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल NGO है एक, एंड इट इज़ एस्टेब्लिश्ड विद द एम ऑफ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन राइट को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक परफॉर्मा तैयार करना कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है, ये वॉच करना कि कोई भी कंट्री में उसकी गवर्नमेंट या किसी और तरीके से ह्यूमन राइट वोलेशन तो नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना। अब इट इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन US में सेटअप हुआ था। इसके मेन फंक्शंस हैं टू ड्रॉ द मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट अब्यूज़। अगर कहीं पे हो रहा है तो मीडिया की अटेंशन गेन करना, वहाँ पर सारी चीज़ों का खुलासा करना। टू बिल्ड इंटरनेशनल कोलिशन लाइक कैंपेन्स टू एंड लेबर लॉ, लैंड माइन्स, लेकिन जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ अभी भी हैं, लेकिन उनमें हालात को सुधारने में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है। चाइल्ड सोल्जर्स या चाइल्ड लेबरशिप, इसको रोकना। तो चाइल्ड सोल्जर तो हम देखते हैं 99% इन्होंने रोक दिया है, नहीं होते हैं, लेकिन चाइल्ड लेबर अभी भी है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस्टेब्लिश करना, जो अब तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का सबसे बड़ा एजेंडा रहा, जिसको कि वो अभी तक प्रैक्टिकली पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये मेन फीचर्स हैं जो इस सारे चैप्टर में हमको देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा UN सेक्रेटरीज की बात करते हैं। देखो, सेक्रेटरी जनरल जो हैं UN के सबसे पहले थे ट्राइगेव लाई, 1946 से 52 तक रहे थे। ये बेसिकली लॉयर थे और इंडिया एंड पाकिस्तान की सीज फायर जो हुई थी उसमें इनका बहुत बड़ा ये था। सेकेंड टर्म के लिए US ने अपोज कर दिया था इनको। सेकेंडली 53 में बने डैग हैमर्स, जो ये सेक्रेटरी जनरल स्वीडन से थे। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम स्वीडन। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और लॉयर हुए हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है 1961 में। कॉन्गो क्राइसिस को बेसिकली सेटल डाउन करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। 61 से यू थांट ये रहे हैं। बेसिकली ही वॉज अ डिप्लोमेट एंड अ टीचर, और बर्मा से आते हैं। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को रिजॉल्व कराने में इनकी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके बाद 72 में आते हैं कर्ट वाल्डर, जो कि ऑस्ट्रिया से थे।
फॉरेन मिनिस्टर थे वहाँ के, इन्होंने लेबनान और नम्बाडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करा। चाइना ने ब्लॉक कर दिया इनको थर्ड टर्म के लिए। 2 टर्म इन्होंने वहाँ पूरी करी, 72 से 81 तक यही रहे, लेकिन इसके बाद चाइना ने अपोज कर दिया इनका। इसके बाद ज़्यूलर आए जो कि पेरू से थे और बेसिकली अफ़गानिस्तान के मैटर को सॉल्व करने में जो है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रहा था। इसके बाद जो आए गाली, बारटस गाली, जो कि 92 से 96 के बीच में रहे, जो कि बेसिकली इजिप्ट से थे। काफ़ी पीसफुल उसके लिए काफ़ी काम किया उन्होंने। रावंडा क्राइसिस जो थे, सोमालिया, इन सबको सॉल्व कराने में इन्होंने करा। 1997 से 2006 तक कॉफ़ी अन्नान रहे। कॉफ़ी अन्नान जो है उन्होंने एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इन सबको रिकवर करने के लिए, इन सबको रोकने के लिए बहुत बड़ा काम किया। पीस बिल्डिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया इन्होंने। ह्यूमन राइट वॉच 2005 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया। इनको 2007 में नोबेल प्राइज़ फॉर पीस भी मिला था। इसके बाद बन किन मून वो आए जो कि साउथ कोरिया से थे। ये फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने कि 71 के बाद इस पोस्ट को होल्ड किया। इसके बाद एंटोनो गुरेटा आए। ही ऑल्सो डज मेनी थिंग्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट गोइंग इन ऑन इंटरनेशनल लेवल। तो अलग अलग सेक्रेटरी जनरल जो आप देखते हो जोग्राफिकली अलग अलग एरिया से आए और उन्होंने पूरा कोशिश किया, सभी ने पूरी कोशिश की वर्ल्ड में पीस को एस्टेब्लिश करने की। अब बहुत सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस हुए। अब पीस कीपिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? पीस कीपिंग ऑपरेशंस यूएन का मैकेनिज्म है किस चीज़ को, फॉर रिस्टोरिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशन कंट्रीज। और जहाँ पर वो देखते हैं कि किसी कंट्री में प्रॉब्लम है तो बाकी कंट्रीज कलेक्टिव रूप से जो है ट्रुप्स भेजे जाते हैं वहाँ पीस को इस्टेब्लिश करने। तो इन ऑपरेशंस को पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो है वो कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है वो लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर था जो कि 1945 में इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना। बनने का रीज़न क्या था? बनने का रीज़न ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हम उबर भी नहीं पाए थे, उससे पहले सेकेंड हो गई और उस दौरान ही सारे उनको वो इस चीज़ पे अग्री हो गए थे कि कुछ ऐसा चाहिए, एक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि आपस के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको अदर देन वॉर बैठा के सॉर्ट आउट हमें करवा पाए। इसकी डिमांड जो है वो उन्हें लग गई थी। अब इतने सारे सेक्रेटरी जनरल्स के बारे में हमने पढ़ा, तो यूएन का सबसे विजिबल पब्लिक फिगर कौन रहा? यूएन का मोस्ट पब्लिक फिगर जो अब तक रहा वो वैसे तो सेक्रेटरी जनरल ही होता है, डिप्लोमेट होता है, एक्टिविस्ट होता है, लेकिन कॉफ़ी अन्नान जो है वो अब तक के सबसे ज़्यादा विजिबल पब्लिक फिगर्स में से गिने जाते हैं। उनको सबसे ज़्यादा एक्चुअली पसंद किया जाता है। तो ये था किस तरह से बना। और यूएन के जो पीस कीपिंग फोर्स है, तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस की सिग्निफिकेंस क्या होती है? पीस कीपिंग ऑपरेशंस की सिग्निफिकेंस होती है, अंडर दीज ऑपरेशंस यूएन कंट्रोल फोर्सेस आर सेंट फॉर कीपिंग पीस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी एक कंट्री का कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के वो सब अपने अपने जिस भी प्रपोर्शन में अपने सैनिक भेजेंगे। तो ऑल मतलब वो सभी कंट्रीज चाह रहे हैं कि इस एरिया में पीस मेंटेन हो जाए, डिप्लोमेटिक प्रेशर बना देता है ये उन लोगों के ऊपर। दूसरा है दिस इज़ अ न्यू डिवाइस ऑफ प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी through which the new and powerful nations are able to contribute greatly to the UN cause of peace। जो नए नेशंस हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है वर्ल्ड लेवल के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने का, तो उनको भी इस चीज़ की खुशी होती है कि हाँ कहीं ना कहीं हम अपनी इम्पोर्टेंस, कहीं ना कहीं हम अपनी सिग्निफिकेंस को दुनिया के सामने रख पाने में कामयाब हो गए।
तो उनकी इम्पोर्टेंस भी बाकी कंट्रीज़ के सामने आती है, उनका नाम भी बाकी कंट्रीज़ के सामने आता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया हैज़ प्रूवन इटसेल्फ, क्योंकि हम हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल के मैक्सिमम टाइम हम मेंबर रहे हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है पीस कीपिंग ऑपरेशंस।